कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएमक्यू यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 पॉलिटिकल साइंस, इसमें से मैं आप सभी बच्चों को आज के इस वीडियो में सिलेबस और साथ ही साथ 75 नंबर के जो सवाल आता है आपका पेपर में, ये सारा का सारा इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएगा। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में देखिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले आपको सिलेबस को टोटल यहाँ 6 यूनिट में बांटा गया, जिसमें पहला यूनिट जो है वो कि आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, यानी वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है। वैश्वीकरण से संबंधित देखिए जो भी डिबेट्स होते हैं, चाहे वो सॉवरेनिटी को लेकर, टेरिटोरियलिटी को लेकर, यहाँ पर हमारे पास अंडरस्टैंड किस प्रकार हम लोग ग्लोबलाइजेशन समझ सकते हैं या इसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, इनके बारे में यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपके जो ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हो गए, क्लाइमेट चेंजेस हो गया, जिसमें आपको एनपीटी हो गया, सीटीबीटी हो गया, जो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स हो गया, ये पढ़ना है। यूनिट 3 आपका ग्लोबल इकोनॉमी है, जिसमें उसके सिग्निफिकेंस पढ़ना है। प्लस इसमें आपको वर्ल्ड बैंक पढ़ना है, हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ पढ़ना है, आईएमएफ पढ़ना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के बारे में पढ़ना है और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी का इंकर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इंटरनेशनल टेररिज्म को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इसके क्या इशू चल रहे हैं बताना है। प्लस जो ग्लोबल इनइक्वालिटीज हो गया, नॉर्थ साउथ गैप के बारे में ये आपको पढ़ना है। ये अच्छा टॉपिक है, ये पेपर आ सकता है। प्लस ग्लोबल मतलब विश्व के स्तर पर देखा जाए वुमेन्स मूवमेंट का क्या रोल रहा है, ये भी पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्टर्स है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस हो गए, हमारे पास G77 हो गया, इसका क्या योगदान है पढ़ना है। ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के बारे में पढ़ना है। माइग्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है, विस्थापन के बारे में, जिनमें ग्लोबलाइजेशन शिफ्ट्स में पावर और उसके गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 6 यूनिट से आप सही बच्चों का ये मेजर पेपर 15 का सिलेबस बना हुआ है। अब इस मेजर पेपर 15 से जितने भी सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे मैं चलिए आपको बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को, सबसे पहले वीडियो को दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अब देखते चलिए पहला सवाल क्या आपसे पूछा जाएगा। फिर से आपका सवाल जो पूछा जाएगा वो हो सकता है कि वैश्वीकरण क्या है और इसके जो विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ क्या करना है, विवेचना करना है। तो वैश्वीकरण क्या है, इसके विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में यहाँ विवेचन करे या विवेचना करे आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण की देखिए जो प्रमुख विशेषताएं होती है वो क्या क्या यहाँ पर आपको बताने के लिए पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है किसी भी राज्य की हमारी संप्रभुता और जो क्षेत्रीयता होती है उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर दिखाता है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ता है किसी राज्य की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीयता पे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है कि वैश्वीकरण के देखिए लाभ भी है हानि भी है। अगर आप कोई चीज़ को ग्लोबली नहीं भी जोड़ते हो तो आप डेवलप हो नहीं सकते, जोड़ते हो तो भी दिक्कत है। इसलिए आपको क्या करना है, एक तुलनात्मक विश्लेषण करना है, दोनों ही चीज़ों को लेकर लाभ और हानि के नजरिए से देख के यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास वैश्वीकरण केवल एक पश्चिमी अवधारणा है, इस पे आपको एक आलोचनात्मक टिप्पणी करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पूछा गया है। अगला यूनिट 2 ग्लोबल पॉलिटिक्स से संबंधित है हमारे पास। तो पहला सवाल है जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण समझौते होते हैं उनका ऐतिहासिक आपको यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए बोला गया है। अगला सवाल है जो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया, इसकी प्रमुख विशेषताओं की आपको यहाँ पर तुलना करने बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर अगला हमारे पास है पर्यावरणीय मुद्दों पर जो वैश्वीकरण राजनीति की जाती है उसकी क्या भूमिका, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एनपीटी जिसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा जाता है, ठीक है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और इसकी आपको आलोचना भी यहाँ पर लिखनी है। फिर सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी की इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती है और भारत को लेकर इसका क्या दृष्टिकोण है, इसको भी आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण करना है। फिर अगला यूनिट 3 है ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है और साथ ही साथ इसका महत्व आपको यहाँ स्पष्ट करना है। प्लस हमने आपको बोला था आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये सब पूछा जाएगा। तो आईएमएफ की भूमिका और उनकी जो कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे विश्व व्यापार संगठन नाम से जाना जाता है, इसके जो उद्देश्य होते हैं और उनके जो कार्य होते हैं इनको आपको क्या करना है, इस पर प्रकाश डालने के लिए बोला गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की जो नीतियां होती है उनका विकासशील देशों पे क्या प्रभाव होता है, इस पे आपको स्पष्टीकरण देना है, ये बताना है। प्लस देखिए जो नॉर्थ साउथ के बीच में जो अंतर देखा जाता है इसके बारे में पेपर में दिया होता आएगा, ये सवाल अच्छा खासा हाईलाइटेड वाला होता है कि उत्तर और दक्षिण देशों के बीच में जो आर्थिक असमानता दिखी जाती है इसके क्या कारण और प्रभाव होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला है यूनिट 4 में जिसमें ग्लोबल इश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो पहला चीज पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है, ये पूछा गया।
इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या परिणाम निकल के आते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से, ये पूछा गया है। फिर उत्तर दक्षिण असमानता यानी नॉर्थ साउथ गैप पर आलोचनात्मक क्या करना है, आपको यहाँ पर टिप्पणी करने बोला गया, तो आपको ये बताना है। फिर अगला सवाल है, विश्व या फिर वैश्विक जो महिला आंदोलन हुए उनकी पृष्ठभूमि क्या रही और उनकी जो उपलब्धियां हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद से निपटने में कितनी विफल रही, क्योंकि आपको मालूम है टेररिज्म को रोकने के मामले में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन हमेशा असफल रहा है। चाहे वो अफगानिस्तान का ये मामला हो, चाहे किसी भी देश में अगर आप देखे चल जाओ, सिर्फ कहने के लिए यूनाइटेड नेशन एक कह सकते ग्रुप बना हुआ है कि भैया देश में कोई अशांति नहीं होगा, किसी देश में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा विफल रहा। इसलिए यहाँ पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद से निपटने में कितनी विफल रही, तो भैया संपूर्ण ही विफल रही है वो। फिर अगला सवाल है, विकासशील देशों में जो लैंगिक समानता होती है इसके प्रयासों का आपको यहाँ पर एक मूल्यांकन प्रस्तुत करना है, इसके बारे में बोला गया है। यूनिट 5 में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्टर्स और ह्यूमन राइट, जिसमें G77 और यूनाइटेड नेशन की संरचना और कार्य प्रणाली की यहाँ पर तुलना करनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को वैश्विक शांति में कैसे आप देख सकते हैं, कैसे देखा जा सकता है, बताना है। फिर अगला ये सवाल तो भी है कि 1948 का जो मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा है इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको आपको यहाँ पर चर्चा करने बोला गया है। फिर अगला सवाल है, क्या यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र एक प्रभावशाली वैश्विक संस्था है, तर्क सहित उत्तर दें। और मेरे हिसाब से तर्क से देना जाए तो कहने के लिए हो सकता है, लेकिन ये कोई रूप से प्रभावशाली नहीं है। अगला सवाल है, विकासशील देशों के लिए मानव अधिकार की क्या चुनौती है, इसके बारे में बताना है। यूनिट 6 में आपको माइग्रेशन यानी प्रवासन के बारे में पढ़ना है, तो प्रवासन के मुख्य कारण क्या है और उसके क्या प्रभाव होते हैं ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्वीकरण के प्रभाव से शक्ति और शासन व्यवस्था यानी पावर गवर्नेंस क्या परिवर्तन आया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो प्रवासन की समस्या का समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे देखा जा कैसे किया जा सकता है बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कि 21वीं सदी हमारे पास, उसमें वैश्वीकरण की दिशा और दशा में क्या परिवर्तन हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या वैश्वीकरण अब संकट में है, इसके समसामयिक मतलब करंट जो भी हमारे पास करंट सिचुएशन चल रहे हैं कुछ उदाहरण लेके आपको स्पष्टीकरण यहाँ पर देना है, ये बताना है, ठीक है। तो ये थे पूरी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। अब 1 मार्क्स और 5 मार्क्स सवाल। पहला, IMF का फुल नाम क्या होता है, पूरा नाम। UDHR का किस वर्ष पारित हुआ बताना है। NPT क्या होता है। G77 में कितने देश शामिल है। वैश्वीकरण जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था बताना है। अब नीचे जो क्वेश्चन है सब के सब 5 मार्क्स का है। तो पहला, वैश्वीकरण के 2 लाभ बताइए। जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कोई 2 विशेषताएं बताएं। नॉर्थ साउथ गैप का अर्थ स्पष्ट करें और G77 की भूमिका संक्षेप में लिखें। तो ये वो सवाल थे जो कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो पूरी यहाँ से यूनिट वाइज सारा का सारा चीज कंप्लीट होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि पेपर के परिप्रेक्ष्य को देख के यहाँ समझा सकता है। पहला सवाल है, भूमंडलीकरण क्या होता है और इसके जो प्रमुख घटकों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। इंग्लिश में भी लिखा हो, जो बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहे लिख सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के जो भूमंडलीकरण हो गया उनके बीच में जो संबंध होते हैं उनको आपको यहाँ विश्लेषण करना है। फिर अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आपको यहाँ वर्णन करना है। फिर जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न देखिए वैश्विक जो चुनौतियां आती है उनका विश्लेषण करना है तथा इसे नियंत्रण करने हेतु हम लोग जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की समीक्षा करनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण देखिए जो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जो संधि होती है CTBT का शॉर्ट में, इसके जो प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करनी है और वैश्विक राजनीति पर इसके प्रभाव का यहाँ मूल्यांकन करना है। अगला सवाल है, वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्व क्या होता है और वैश्विक राजनीति में इसकी भूमिका का आपको विश्लेषण करना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों का यहाँ पर वर्णन करना है, यानी IMF का क्या काम होता है बताना है। फिर विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करनी है। फिर जो वैश्विक महिला आंदोलन हो गया उनके इतिहास, उद्देश्य और सफलता का विश्लेषण करना है। फिर संयुक्त राष्ट्र के स्थापन के उद्देश्य और कार्यों का विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत करना है। फिर G77 क्या होता है, इसकी जो स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और इसके क्या प्रमुख उद्देश्य है ये बताना है। फिर मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा 1948 की यहाँ विवेचना करनी ये बताना है। तो ये वो सारे सवाल थे, अगर आप जिनको पढ़ के चले जाइएगा तो 75 में 75 नंबर आपका रहेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करने बिल्कुल भी कमी ना करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।